हेलो बच्चों, नमस्कार। थर्मोकेमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो अगर आप केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को आप देखोगे बेटा, तो चैप्टर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा पार्ट क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा। तो आज हम इस थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट पे आ रहे हैं। और सच कहो तो द रियल एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री, जो थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन होता है केमिस्ट्री में, उसी को हम थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी फेस चेंज हो रहा है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी ही चीजें हम इस चैप्टर में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं लिखता हूं क्या? दिस चैप्टर deals with the heat या energy changes occurring during a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितनी हीट, जितनी एनर्जी चेंजेस होंगे, उन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप ये भी कह सकते हो बेटा, इट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन अ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन जो होता है केमिकल रिएक्शंस में, उसी को हम थर्मोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो जैसे हर चैप्टर में हम करते हैं बेटा, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको हम सीखने की कोशिश करते हैं। और वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज आएंगी, उनको हम पहले सीखने की कोशिश करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बेटा, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये टर्म आपको नोन है, लेकिन फिर भी आइए हम देखते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, चलिए आइए। तो मैं डिफाइन करता हूं, मैं दो कॉलम बना लेता हूं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरा मैं लिखता हूं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। ठीक है बेटा, reactions in which heat is absorbed। ठीक है, और नाम से ही क्लियर है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी? हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो रिएक्शंस इन विच हीट इज released is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है बेटा, तो इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? जैसे मान लो कोई रिएक्शन है बेटा, R goes to P। तो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में जा रहा है तो रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मान लो मैंने इसको लिखा R प्लस एक्स किलो जूल, क्योंकि हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, अगर आप एक्स को यहां ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? R गोज टू P माइनस एक्स किलो जूल। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने ये देखा है कि इन जनरल जो रिएक्शंस लिखी होती हैं वो इस तरह लिखी होती है, R गोज टू P डेल्टा एच आर इज इक्वल टू एक्स किलो जूल लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा?
डेल्टा एच आर इज इक्वल टू एक्स किलो जूल पर मोल। ये जो डेल्टा एच आर है बेटा, डेल्टा माने क्या होता है? चेंज, एच फॉर इंथैल्पी, आर फॉर रिएक्शन। डेल्टा एच आर मतलब इंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन। इनफैक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बेटा इंथैल्पी चेंज होता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव क्यों होता है अभी मैं समझाऊंगा उसको। सिमिलरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? हीट रिलीज होगा। तो आई कैन राइट R goes to P minus x किलो जूल, या फिर सॉरी R goes to P plus x किलो जूल, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो जाएगी बेटा। आई कैन राइट R minus x goes to P। हालांकि लिटरेचर्स में कैसे लिखते हैं? R goes to P डेल्टा एच आर इज इक्वल टू माइनस एक्स किलो जूल पर मोल। ठीक है ना? तो माइनस साइन क्या दिखाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। माइनस साइन क्या दिखाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस और क्या आ गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव। एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बेटा एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव। ठीक है, क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए फिर अब देखते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा देखते हैं, थोड़ा ग्राफ की बात करते हैं। अब ये जो ग्राफ है बेटा बहुत ही कॉमन ग्राफ है। ये जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, जो क्लास 12th के बच्चे हैं ये इन्होंने केमिकल काइनेटिक्स में देखा है, समझा है। बाकी अगर आप क्लास 11th में हो तो इस ग्राफ को अभी एज इट इज आप दिमाग में बैठाने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ सपोज कर मैंने लिखा कि आप पोटेंशियल एनर्जी, या फिर सपोज करो मैंने यहाँ लिखा एनर्जी। ठीक है, और यहाँ सपोज करो बेटा क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखो या टाइम लिखो। बिल्कुल वैसे ही प्लॉट मैं बना रहा हूँ किसमें? एक्सो के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे क्या है बेटा? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट क्या करता है? रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो अगर ये रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो आपका पीक है बेटा इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या फिर इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मैं फिर कहूंगा अगर आप क्लास 11th में हो तो इस टर्म्स को अभी बस आप जान जाओ, एज इट इज लिखो। इनके सिग्निफिकेंस को आप सीखोगे क्लास 12th में। अभी सिर्फ हमें क्या जानना है बेटा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। सिमिलरली अगर आप बनाओगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा रहेगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है ना? ऑफ कोर्स ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं एसी। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा है सर? ग्राफ ऐसे हम्प शेप में क्यों आ रहा है? अभी आपको ये कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस ये जानना है किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम। बाकी आप 12वीं में आओगे तो ये सारी चीजें अपन केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सिमिलरली मैं इस ग्राफ में भी कर दे रहा हूं। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, हर जगह ये ग्राफ आता है। ठीक है, ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? अब रिएक्टेंट से जो ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी गैप होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट का जो गैप होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसको मैं लिख रहा हूं EAF से। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको हम लिखेंगे EAF से।
और जो प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट का जो गैप होगा बेटा, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको हम लिखेंगे EAB से। सिमिलरली इस केस में ये क्या हो गया, दिस इज EAF फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या हो गया, EAB बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, एक मिनट, ये कुछ लिख गया यहाँ पे, इसको आप नेग्लेक्ट करिएगा, जो 3 को जो लिखा हुआ है। चलो ठीक है, अब देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो आपका गैप है बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो गैप है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो गैप है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस ग्राफ को आप दिमाग में बैठा लो बिल्कुल, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, EAF एंड EAB क्या हो जाएगा, दीज आर एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ फॉरवर्ड एंड backward reaction respectively. PER and PEP, these are the potential energy of reactant and product respectively. ठीक है ना? डेल्टा HR को तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया। अब आप एक बात समझो, जो कि दोनों ही ग्राफ में एप्लीकेबल रहेगा। क्या? जो चीज दोनों ग्राफ में एप्लीकेबल है, मैं उसको पूरे दोनों ओर लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। जैसे ये जो डेल्टा HR जो होता है बेटा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये होता है EAF माइनस EAP, या फिर इट इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरा देखो तो, जैसे मान लो मैंने लिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे मान लो मैंने पहले लिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने क्या बोला, डेल्टा HR क्या होगा, EAF माइनस EAB। अब EAF बड़ा है ना EAB से, जाहिर सी बात है एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। या फिर आप ये देखो, PEP माइनस PER, PEP बड़ा है ना PER से, पॉजिटिव इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन वही अगर आप एक्सो में देखो बेटा, EAF माइनस EAB, ये छोटा आएगा कि नहीं बताओ, नेगेटिव आएगा कि नहीं बताओ, क्योंकि EAF छोटा है, EAB बड़ा है। और अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो PEP माइनस PER, PEP छोटा है, PER बड़ा है, तो अगेन वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर? इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर मैं बात करूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेटा आप देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। आपने पढ़ा है क्या कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी, कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। और एक्सो में क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्टेंट विल बी लेस स्टेबल एंड प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बचता है इसमें बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बचते हैं एग्जांपल्स। क्या बचते हैं? एग्जांपल्स। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस या के एग्जांपल, पहला के एग्जांपल डिसोसिएशन रिएक्शंस। जनरली डिसोसिएशन मतलब क्या होता है बेटा, बॉन्ड को ब्रेक करना।
तो ऐसे रिएक्शन जिनमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, वो रिएक्शंस कैसी होंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी वो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, HCl गैस मान लो टूट रहा है किसमें, या H न्यू आप दे दो, फोटोन दे दो, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। CaCO3 सॉलिड का डिकम्पोजिशन CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल फ्यूजन, है ना? फ्यूजन रिएक्शन मतलब सॉलिड टू लिक्विड, ऑफ कोर्स सॉलिड से लिक्विड जाने में हीट एब्जॉर्ब होता है। सिमिलरली वेपराइजेशन, है ना? लिक्विड टू गैस, ये बात आप समझ सकते हो। अब बोलोगे सर सब्लिमेशन, बिल्कुल सही बात है बेटा। सब्लिमेशन में क्या होगा? आप समझ सकते हो, सॉलिड टू गैस। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक और अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ये वही प्रोसेस है जिससे पेड़ पौधे अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल क्या क्या है बेटा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या? कंबशन रिएक्शन। कंबशन मतलब बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। और इसकी और डिटेलिंग हम इस चैप्टर में देखेंगे अभी आगे। जैसे सी सॉलिड प्लस O2 गैस फॉर्मिंग CO2 गैस, दिस इज कंबशन रिएक्शन। ठीक है ना? डेल्टा H क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन इज अगेन एक्सोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन आप समझते हो, एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है बेटा। तीसरा रिएक्शन रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन में बेटा? बताओ। ग्लूकोज C6H12O6 का कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? दिस इज रेस्पिरेशन। और बैकवर्ड की रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? कंबशन। और भी कई सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? श्योर? ठीक है, चलिए। अब जब ये बात समझ में आ रही है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखो बेटा, अब एक टर्म आएगा थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? द बैलेंस्ड chemical equation which tells about the physical state of reactants and products as well as the energy या heat changes occurring during the reaction is known as thermochemical equation। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है थर्मोकेमिकल इक्वेशन वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है बेटा जो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को तो बताएगा ही बताएगा, उसके साथ साथ हमें और क्या इंफॉर्मेशन देगा? उसके साथ साथ हमें और ये इंफॉर्मेशन देगा कि उस रिएक्शन में कितना हीट गेन्ड या लॉस्ट हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी बेटा, लेट अस सपोज मैंने लिखा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस goes to H2O liquid। मैंने लिखा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -285.8 किलो जूल पर मोल। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उसके साथ ही साथ
इसमें फिजिकल स्टेट भी मेंशन्ड है, साथ ही रिएक्शन में होने वाली एनर्जी एब्सॉर्ब्ड या एनर्जी रिलीज्ड भी मेंशन किया है। तो ये क्या हो गया बेटा? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन हमें रिएक्शन के दौरान होने वाले हीट चेंज के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, अभी मैं हीट, एनर्जी इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, ठीक है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? दोनों को मैं सेम ही मान के चलूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात समझो, क्या एक टर्म और आता है क्या? स्टैंडर्ड कंडीशन। एक टर्म और आता है क्या बेटा? स्टैंडर्ड कंडीशन। जब भी कभी स्टैंडर्ड कंडीशन लिखा हो उसका मतलब क्या है? देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है बेटा, कि अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर शुड बी 1 बार, ठीक है? अगर कोई एक्वस आयन इन्वॉल्व है किसी रिएक्शन में बेटा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, ठीक है? सॉलिड या सॉल्वेंट शुड बी प्योर, ठीक है? तो अगर किसी रिएक्शन में ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, क्या? टेम्परेचर इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन, फुल स्टॉप। However, the ambient temperature is taken to be 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन का पार्ट नहीं होता। हालांकि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम टेम्परेचर कितना ले लेते हैं? 298 केल्विन एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम क्या बोलते हैं? द कंडीशन इज स्टैंडर्ड, ठीक है? और स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉट का साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर लिखा है डेल्टा एच, ये तो इंथैल्पी, डेल्टा एच आर ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। लेकिन अगर लिख दिया डेल्टा एच आर नॉट, इट मींस दिस इज द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। लिखा है डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन और डेल्टा जी नॉट क्या हो गया? दिस इज द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। मेरी बात समझ में आ रही है? EMF ऑफ सेल अंडर नॉर्मल कंडीशन, जनरल कंडीशन, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी? ई नॉट ऑफ सेल। एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस आर, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या लिखोगे? डेल्टा एस आर नॉट। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया सभी को ये? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। श्योर? आगे बढ़ूं? चलिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं। जैसे मान लो बेटा, इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कोई थर्मोकेमिकल इक्वेशन दी है बेटा, 2A प्लस बी फॉर्म्स 3C प्लस 4D, और मान लो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है बेटा, हाँ, 100 किलो जूल पर मोल। तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें जब 2 मोल ए और 1 मोल बी रिएक्ट करते हैं पूरा का पूरा, तो 3 मोल सी और 4 मोल डी बनता है, और इस रिएक्शन के दौरान 100 किलो जूल हीट एब्सॉर्ब होती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर मोल? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको मैं 2b की जगह कर दे रहा हूं बेटा 5p, ठीक है? मान लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है? अच्छा, अब सपोज करो मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर मोल? इस पर मोल का मतलब क्या है? क्या ये पर मोल ऑफ ए है? क्या ये पर मोल ऑफ बी है? क्या ये पर मोल ऑफ सी है? क्या ये पर मोल ऑफ डी है? नहीं बेटा। तो लेट मी टेल यू, ये ना तो पर मोल ऑफ कोई रिएक्टेंट है, ना तो पर मोल ऑफ कोई प्रोडक्ट है। ये बेसिकली पर मोल ऑफ रिएक्शन है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर मोल ऑफ रिएक्शन? पर मोल ऑफ रिएक्शन ये बताता है बेटा कि अगर रिएक्शन इस स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के मोल्स में हो रहा है, मतलब अगर 2 मोल ए 5 मोल बी को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेता है, मतलब अगर 2 मोल ए पूरा का पूरा 5 मोल बी के साथ रिएक्ट करके खत्म हो जाते हैं दोनों, और 3 मोल सी और 4 मोल डी बनता है, तब इस रिएक्शन में 100 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पर मोल क्या दिखाता है? पर मोल ऑफ रिएक्शन। और पर मोल ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इफ द रिएक्शन अकर्स इन द सेम मोल एज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं लिख दे रहा हूं, पर मोल ऑफ रिएक्शन represents the reaction occurring in the number of moles as represented by the balanced thermochemical equation। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो आज मैंने जो भी चीजें आपको पढ़ाई, इनको आप रिवाइज करना, पढ़ना। चैप्टर आसान है, डुएबल है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, चलिए फिर, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल, एंड एज यूजुअल अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू बेटा।